इसके बजट बनाने में पाश्चात्य शक्तियां आपको गाइड करती हो, जब इसकी सारी बात हमारा एक भी, वो शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, न्याय की बात हो, हमारे कृषि की नीतियों की बात हो, औद्योगिक नीति की बात हो, कुछ भी हो, कुछ भी है भारतीय, तनिक भी नहीं, ये स्वराज नहीं है। जेपी इस बात की कल्पना करते थे, जेपी चाहते थे कि एक ऐसा देश बने जिसमें बराबरी रहे, जिसमें समानता का अवसर मिले, जन्म के साथ विभेद न हो। और मैं समझता हूं कि जो टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, इसका मूल भाव यही है। और प्रगति का मानक वे मानते थे मनुष्य को। मनुष्य अगर संवर रहा है, मनुष्य अगर कल से बेहतर हुआ, तो आप समझिए कि राष्ट्र ऊर्ध्वमुखी प्रगति कर रहा है। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, संसाधनों का विकास, सभ्यता की कुछ चीजें, कपड़े का, खाने का, इंस्ट्रूमेंट्स का विकास, इसमें आदमी कहीं फिसल जाता है। और इस बात की भी बात की। मैं पुनः विषय पर आऊं। आज का विषय यह शायद जानना चाहते हो कि संपूर्ण क्रांति जो 1974 में जिसका प्रवर्तन किया गया, वह पिछले 39 वर्षों में इतिहास के पन्नों में ही दफन हो गया। मैं यह मानता हूं, अगर मैं उसकी आलोचना करूं, तो जेपी ने जो कार्यकर्ता तैयार किए थे, वो मजे हुए नहीं थे, वो परखे हुए नहीं थे, उनका परीक्षण नहीं हुआ था। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं एक सत्य अवश्य समझता हूं कि जो स्वतंत्रता संग्रामी हो, जो सिपाही हो, वह कुर्सियों पर ना बैठे। भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह हुआ कि जो लोग सिपाही थे, उन्होंने कुर्सियां संभाल ली। जो लोग सिपाही थे, वो अपनी कुर्बानी का हर जाना मांगने लगे। जो लोग सिपाही थे, वो लोग अपने किए गए बलिदान के बदले में जब कुछ चाहने लगे, तो सारी स्वतंत्रता, लोकतंत्र का सारा सपना धराशायी हो गया। और लगभग वही बात जो बांग्लादेश के मुक्ति के बाद हुई थी, बांग्लादेश की दुर्दशा, उसी तरह जब संपूर्ण क्रांति हो गई, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब आसार दिखने लगे कि समाज में, शिक्षा में भी बदलाव आएगा, तब वही लोग जो कल तक सिपाही थे, वो कुर्सियों पर बैठ गए और उन्होंने पहले से भी ज्यादा बड़ी क्रूरता से, बड़ी निर्लज्जता से उन सपनों को, उन आदर्शों को भुला दिया जिन आदर्शों के बल पर उन्हें कुर्सी मिली थी, और उसका फल आज आप भुगत रहे हैं। जेबी आंदोलन की जो उपज थी, उसने सारे देश को बहुत ज्यादा निराश किया। में जन्म दे सका संपूर्ण क्रांति को वह देश आज मैडम गांधी और राहुल गांधी के गोद में खेलता है। इतना पतन, इतनी बड़ी त्रासदी, इतना ज्यादा विचलन, और तब पुनः जरूरत पड़ती है एक क्रांतिकारी कदम की, पुनः जरूरत पड़ती है उस संकल्प की जो 1974 में ली गई थी, लेकिन अब जरूरत उससे भी बहुत ज्यादा है। अब जनशत्रु ज्यादा सावधान है, ज्यादा संपन्न है। आज हमारा नेतृत्व एक ऐसा अर्थशास्त्री करता है जो सैकड़ों को करोड़पति बनाने का हुनर जानता है, और वह जानता है अरबों को किस तरह बीपीएल रेखा के नीचे देखा जाए। आज चारों ओर, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह मैं मानता हूं और यह अवश्य कहना चाहता हूं कि आज की विधायिका हो,
कार्यपालिका हो, इसमें तो कोई संदेह किसी का नहीं है कि ये सारे लोग जन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं और इनसे निजात पाना, अगर हम तनिक भी टोटल रेवोल्यूशन के, संपूर्ण क्रांति के प्रति आस्था रखते हो तो इनसे निजात पाना हमारा पहला कर्तव्य होगा। मैं किसी एक दल की बात नहीं करता, वह दल सत्ता में रहा हो या सत्ता में नहीं रहा हो, पक्ष और विपक्ष जितने भी हैं वे सब के सब गुनहगार हैं और इस चलते गुनाह से मुक्ति पाने का एक बार लोकनायक ने अवश्य दिखाया था संपूर्ण क्रांति के द्वारा। लेकिन आखिरी बात ये बचती है कि 1974 में क्रांति के लिए अनिवार्य सारे तत्व उपस्थित थे। आज क्या हाल है? आप अवश्य विदित होंगे, इस सत्य से परिचित होंगे कि क्रांति के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। न्यूनतम 3 शर्तें न पूरी हो तो क्रांति नहीं होगी। पहली शर्त है कि आपको अपनी दशा से, अपनी अवस्था से असंतोष होना चाहिए। पहली शर्त है आपका असंतुष्ट होना, और असंतुष्ट होने की एक शर्त है कि आपके सपने होने चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपके इरादे और अरमान होने चाहिए। पहली शर्त है क्रांति की दुर्दशा का होना। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आपकी दुर्दशा है इसका कोई बोध कराए। यह बोध कराते हैं अखबार, यह बोध कराता है साहित्यकार, यह बोध कराते हैं बुद्धिजीवी कि आपकी दशा बुरी है और इस बुरी अवस्था से परित्राण पाने का उपाय भी है, और वो उपाय देता है बुद्धिजीवी। किताबों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा, क्लासरूम्स में, क्लास के बाहर यह शिक्षा मिलती है। और तीसरी बात है एक विश्वसनीय नेतृत्व की। जब तक नेतृत्व विश्वसनीय नहीं हो, क्रांति नहीं होगी। ये 3 बातें हैं। 1974 में ऐसा साहित्य था, ऐसी पत्रिकाएं थीं जो सोए हुए समाज को बता रही थी कि तुम नाले में पड़े हो, आप गटर में हो और समाधान भी है इसका। सड़क पर निकलो, परचम थामो, जूझ पड़ो और अपनी मुसीबत से त्राण पालो। और वह था, लेखक थे, कविताएं गाई जा रही थी, संदेश दिया जा रहा था, नारे गढ़े जा रहे थे, लोगों को जगाने की कोशिश जारी थी। और तीसरी शर्त थी नेतृत्व की। वह नेतृत्व हमें मिल गया जयप्रकाश के रूप में। और जब तीनों शर्तें पूरी हो गई, एक क्रांति का आधार तैयार हो गया। आज दुर्दशा है, साहित्य उतना मजबूत नहीं है और नेतृत्व निश्चित रूप से एक अखिल भारतीय नेतृत्व जो होना चाहिए वह नहीं है। नेतृत्व नहीं होगा, बुद्धिजीवी का साथ नहीं होगा, कविता नहीं होगी, संस्कृति और संचार साधन नहीं होंगे, तो कितनी भी दुर्दशा रहे क्रांति नहीं होगी। इसीलिए आज के समागम और ऐसे ही समागमों से मैं केवल एक उम्मीद पालना चाहता हूं, केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो कमियां हैं नेतृत्व पैदा करने की, जगाने की, बौद्धिक क्रांति की जो आवश्यकता है, शैक्षिक क्रांति की जो आवश्यकता है, जो परिसरों में तैयार होगा, जो स्कूलों कॉलेजों में तैयार होगा, जो लिखने पढ़ने बोलने से तैयार होगा, उस दिशा में अवश्य ही कोशिश होनी चाहिए। आज इस बैठक में अगर हम भारत की दुर्दशा के खिलाफ एक संपूर्ण क्रांति का नए तरीके से, क्योंकि जेपी के सामने जो चुनौतियां थी उससे आज बहुत ज्यादा गहरी चुनौतियां हैं,
आज के जो चैलेंजेस हैं वो कई गुना बढ़े हुए हैं। अतः उससे ज्यादा उत्साह की जरूरत है, उससे ज्यादा गहरे संकल्प की जरूरत है। और ऐसे छोटे छोटे आयोजन मैं समझता हूं कि संपूर्ण क्रांति का आधार तैयार करने के लिए बड़े उपयोगी होंगे।